हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 10 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट और एक स्पेशल कंडीशन ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन की, तो उसको हम जानेंगे। उसके बाद तब आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखें, अब अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अगर के फंक्शन है तो उस फंक्शन का डोमेन भी होगा और उसकी रेंज भी होगी। भाई फंक्शन आपके पास कई टाइप के हो सकते हैं। फंक्शन आपका एल्जेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है या एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। अब इनके जो काइंड्स है उसको बताया जाएगा आगे, लेकिन आज अभी जो है यहाँ पर ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो अगर कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका डोमेन भी होगा और उसकी रेंज भी होगी। अब चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन आपके पास है 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो इन 6 के अलग अलग डोमेन भी हैं और अलग अलग इनकी रेंज भी है। डोमेन आप लोग जानते ही हैं, अभी फंक्शन वाले में पढ़ चुके हैं डोमेन और रेंज क्या होती है। तो इनको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू, अगर फंक्शन आपका कि साइन के थीटा है तो इस फंक्शन में जो डोमेन इसका होगा, डोमेन का मतलब थीटा की कोई भी के वैल्यू हम रख दें, सारी के रियल वैल्यू, चाहे 0 डिग्री, चाहे 10, चाहे 30, चाहे 50, चाहे -10, चाहे जितनी भी के वैल्यू हो थीटा की, लेकिन वो सारी के सारी अगर रियल है तो उसके लिए ये फंक्शन ये डिफाइन है। तो जब ये डिफाइन है तो इसीलिए जो डोमेन हो गया साइन थीटा का वो एक रियल सेट हो गया, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी कि रियल नंबर्स हैं उन सब का एक सेट। तो ये डोमेन हो गया। अब डोमेन के बाद अगर हम देखें, इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया भी था कि अगर इस चीज़ को हम अगर के देखें तो इसकी जो रेंज आएगी, रेंज में साइन थीटा की जो भी के वैल्यू होती है वो लाइज करती है -1 से लेके 1 के बीच में, चाहे थीटा की कोई भी के वैल्यू क्यों ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर के थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, जैसे साइन 0 की वैल्यू फिर 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका मतलब 0 से अब उसकी जो रेंज हुई वो इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद 60√3/2 हो जाएगा, फिर और आगे जाएंगे 90 पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन अब अगर कि 90 आ गया, 90 के बाद क्या होगा, इसकी जो भी के वैल्यू होगी भाई 1 पे आने के बाद फिर घटती जाएगी। हम अगर 120 रखें, 150 रखें तो भी क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, घटती जाएगी, और घटते घटते वो कहाँ तक आएगी, -1 तक आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि थीटा की कोई भी के वैल्यू हो जाए तो साइन की कि जो भी के वैल्यू वो जो रेंज आएगी वो -1 से लेकर 1 तक ही आएगी। फिर कॉस थीटा अगर के फंक्शन है तो इसमें भी जो डोमेन होगा ऑल द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और मतलब कि थीटा की कोई भी की वैल्यू हम रख दें, लेकिन जो इनकी रेंज आएगी वो -1 to 1, क्योंकि कॉस थीटा की जो भी की वैल्यू होती है वो -1 और 1 के 1 तक ही आती है, मतलब इन्हीं के बीच में ही रहेगी, -1 से लेकर 1 तक। आगे अब अगर हम देखें टैन थीटा, तो अगर के टैन थीटा है ये, तो इसमें एक कंडीशन कितनी है, R, उसके बाद है ई माइनस, मतलब
का मतलब होता है इनको छोड़कर। अब ये हैं क्या? अब अगर इसको हम देखें, ये तो हो गया कि जितनी थीटा की ऐसी वैल्यू कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए। लेकिन ये कह रहा है इन कंडीशन को छोड़कर। तो ये कंडीशंस हैं क्या भाई? एक्चुअल में आप ये जानते हो, यहाँ पे अगर हम, क्योंकि ये कह रहा है एन इज एलिमेंट ऑफ जेड, और जेड क्या है? एक इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? 0 ±1 ±2 ±3 ऐसे हो। अब अगर इसमें n की वैल्यू हमने 0 रख दी तो x की वैल्यू आ जाएगी π/2। अगर n की वैल्यू 1 रख दी तो 3/2, और अगर के -1 रखी तो -π/2 हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर के रखते जाएंगे इसमें इंटीजर जितने भी है सब की वैल्यू, इसकी जो भी की वैल्यू आएगी मतलब इसमें x की, तो वो आपकी आएगी π/, प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस -5π/2। ऐसे ही ये कहाँ तक? अनंत तक या इनफाइनाइट तक ये जाएगी। मतलब ऐसी कंडीशन जो इस क्राइटेरिया में आ रही है उनको छोड़कर। ऐसा इसमें क्यों होता है? क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जब sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, अब अगर cos थीटा अपॉन में है मतलब हर में है या डिनोमिनेटर में है, तो अब अगर उसमें हम क्या करें कि x की वैल्यू या थीटा की, यहाँ पे हमने ये थीटा रखा है तो एक्चुअल में ये सारे के सारे ये थीटा ही होने चाहिए यहाँ पर। तो इसको हम थीटा ही हम रख ले रहे हैं। ये सारे के सारे इसमें ये थीटा ही होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही ये चलेगा। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन आएगी थीटा की वैल्यू, तो अब अगर cos 90 हमने रख दिया तो इसका मतलब उसकी वैल्यू हो गई 0। तो इसका मतलब अगर अपॉन में के 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन कि जिस कंडीशन में cos की के वैल्यू के 0 आ रही है, उस ऐसी कंडीशन को छोड़कर, ठीक है। इसीलिए ये हो गया इसका, ये डोमेन हो गया, और इसकी जो रेंज होगी सभी जितने भी के रियल के वैल्यूज हैं उन सब के लिए, थीटा की ऑल रियल वैल्यूज के लिए। फिर है कॉट थीटा इक्वल टू, तो कॉट थीटा में भी यही कंडीशन है कि थीटा सच दैट थीटा इज एलिमेंट ऑफ n पाई। अब n पाई में हमने अगर 0 रखा तो 0 आया, 1 रखेंगे तो पाई आएगा, -1 रखेंगे तो -पाई आएगा। इसका मतलब ऐसे ही ये कंडीशन के चलती रहेगी। अब अगर हम देखें कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर साइन की 0 हमने रख दिया तो उसकी वैल्यू हो गई 0। अब जब डिनोमिनेटर में या हर में अगर के 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो कंडीशन आपकी होती है अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड की होती है। तो जब वो नॉट डिफाइंड की कंडीशन होगी तो ऐसी कंडीशन को छोड़कर, तो इसमें ये कह रहा है कि ये तो सभी या ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए है डिफाइंड, लेकिन ऐसी कंडीशन को छोड़कर कि थीटा की ऐसी वैल्यूज को छोड़कर कि जिन पर साइन थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो जाए, और इसमें जो रेंज होगी वो क्या होगी? द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। फिर है सेक थीटा, तो सेक थीटा में भी आपका वही कंडीशन आर माइनस थीटा सच दैट थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2 और n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो इसमें भी वही कंडीशन, ये tan वाली, तो इसमें भी है भाई सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसमें भी ऐसी की वैल्यूज कि जिसमें कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, उस कंडीशन को छोड़कर
और सभी जो भी के रियल वैल्यूज ऑफ थीटा है उन सब के लिए ये क्या है, ये डिफाइन है। और जो रेंज होगी इसमें वो r -(-1) और 1। अब इसमें ये जो कंडीशन है यहाँ पर, अब अगर आप के रखोगे जहाँ जहाँ इनकी की वैल्यूज -1 और 1 को छोड़कर, इसमें भी आ रहा है। फिर है कोसेक थीटा, तो r माइनस थीटा सच दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई और n इज एलिमेंट ऑफ दैट। ऐसी इसमें भी है, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। अब थीटा की ऐसी वैल्यूज़ को छोड़कर और सारी के रियल वैल्यूज़ हो उसके लिए ये डिफाइंड है कि जहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू के ज़ीरो हो उसको छोड़कर। और इसकी जो रेंज है वो क्या है, r -(-1 to 1)। अब इस पे -1 और 1, अब कभी भी आप अगर के देखोगे कोसेक की वैल्यू -1 और 1 ये नहीं मिलेगी, मतलब इसकी के नीचे इसकी के वैल्यूज आती ही नहीं है। कोसेक की और सेक की इनकी के जो भी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, -1 से ऊपर ही नीचे रहेगी और 1 से ऊपर रहेगी। तो ये हो गया इसका एक कंडीशन, एक चार्ट। अभी आप लोग ये कहें कि इसका कि क्या यूज़, अभी इसको हमने क्या समझाया है, आगे अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अब क्लियर होगा। कैसे होगा, अब इसमें हम यहाँ पे हम देखें, अगर ये दिया है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, अब इक्वेशन की बात करते हैं। वही जो आपका एक फंक्शन है उसमें भी इक्वेशंस होते हैं, तो इसके लिए पीरियाडिक फंक्शन। अब ये पीरियाडिक फंक्शन क्या होते हैं, तो अब यहाँ पर ये दिया गया है पीरियाडिक फंक्शन। ये क्या होता है, इसको अगर हम समझें, ये कह रहा है इफ़ फॉर ईच x एंड x प्लस के इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन f वी हैव f x प्लस के इक्वल टू f ऑफ x या fx। अगर ऐसा कोई भी के फंक्शन हो जिस कंडीशन में उस फंक्शन में और उसके x प्लस के की जो वैल्यू आ जाए वो क्या आ जाए, उस फंक्शन के ही इक्वल आ जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पीरियाडिक फंक्शन कहलाएगा। देन f इज कॉल्ड अ पीरियाडिक फंक्शन ऑफ x एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। और जो लीस्ट वैल्यू हमने इसमें रखी है k, यही आपका होगा पीरियड ऑफ द फंक्शन होगा। अब अगर इस चीज़ को हम देखें, यहाँ पे ये दिया गया साइन x प्लस 2π, तो साइन 2π का मतलब 360 और साइन 360 प्लस के थीटा मतलब फर्स्ट में, तो आपका आ जाएगा साइन थीटा या साइन x आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2π प्लस x, साइन 2π प्लस x आपका आएगा साइन x। अब चाहे वो 2π प्लस x हो, चाहे साइन 4π प्लस x हो तो भी साइन x आएगा, साइन 6π प्लस x तो भी आपका साइन x आएगा, साइन 8π। ऐसे ही अगर माइनस में हम आएंगे तो साइन माइनस 2π, या इस कंडीशन के हिसाब से 2π माइनस 4π, इस टाइप की जो कंडीशन आएगी, इन सब में इनकी जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या होगी, साइन एक्स के। इसका मतलब अगर हमने एक जो फंक्शन एफ है उसको एक्स प्लस के फॉर्म में आ रहा है, उस वो भी एफ एक्स के ही इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है कि साइन का जो फंक्शन है ये क्या है, पीरियाडिक फंक्शन है। अब अगर इसमें हम देखें कि साइन एक्स प्लस 2π इक्वल टू साइन एक्स आया, तो 2π हो गया, ये हो गया पीरियड ऑफ द फंक्शन, और इसमें जो पीरियड है वो क्या है, वो
2 पाई हो गया। ऐसे ही अब चाहे वो साइन का हो, कॉस का हो, कॉट का हो, टेन का हो, सेक का हो और कोसेक हो, ये सारे के फंक्शन ऐसे हैं कि उनकी एक ही जो भी के वैल्यू है। जैसे आप अगर के देखोगे साइन ज़ीरो की जो वैल्यू है, साइन ज़ीरो की जो वैल्यू है ये भी अलग अलग होती है। ज़ीरो पे होगी साइन ज़ीरो की वैल्यू, उसके बाद फिर 180 पे होगी, फिर उसके बाद और आगे जाएगी 360 पे होगी। तो ये ऐसे एक चेन इसकी जो है कि चलती रहती है। तो इसका मतलब ये सारे जो फंक्शन हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन हैं, ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक डिफिनिट इंटरवल के बाद अपनी इनिशियल कंडीशन को ये फिर से पा लेते हैं। तो ऐसे ही अब इसमें ये दिया गया है हियर द लास्ट वैल्यू ऑफ के इज 2 पाई, देयरफॉर sin x is a periodic function of period 2 pi. Similarly ऐसे ही इसमें similarly each of the functions cos x, sec x and cosec x is a periodic function with a period 2 pi. इसका मतलब कि साइन, कॉस, सेक और कोसेक इनका जो भी पीरियड है वो क्या है, 2 पाई है। अब इसमें लेकिन वाइल tan x एंड cot x इज अ पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई बिकॉज ऑफ tan x प्लस पाई इज इक्वल टू tan x एंड cot x प्लस पाई इज इक्वल टू cot x, क्योंकि tan x प्लस पाई की वैल्यू आपकी होती है tan x के इक्वल और cot x प्लस पाई की वैल्यू cot x के इक्वल हो जाती है। इसलिए tan और cot का जो पीरियड है वो क्या है पाई है, और साइन कॉस सेक और कोसेक का जो पीरियड है वो है 2 पाई। तो ये था कि जर्नल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब अगर कोई भी फंक्शन है या इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। अब अगर इसमें आप अगर के देखते हो जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक के एक ही पॉइंट पर उनके कई सॉल्यूशन हो जाते हैं। सॉल्यूशन का मतलब कि थीटा की ऐसी के वैल्यू, क्या अगर उसमें x लिखा हुआ तो x की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन ऐसे हैं या ऐसे होते हैं कि उसमें वो कई, अब चाहे उसको हम कहें कि कई और चाहे इनफाइनाइट उनके सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसीलिए इसमें ये कह रहा है बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ द अननोन एंगल। मतलब कि जिन एंगल को हम नहीं जानते कि जिनको हमें निकालना होता है उनके कितने होते हैं, इनफाइनाइट, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनकी जो संख्या है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट ऑल वैल्यूज ऑफ द अननोन एंगल इन जर्नल फॉर्म इज नोन एज द जर्नल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ऐसा ही भाई जब उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं तो अब उनके इन्हीं सॉल्यूशंस को किसी एक इक्वेशन में या किसी एक फॉर्म में हम सारी कंडीशन को हम जिस टाइप से हम लिखते हैं तो वो जो सॉल्यूशन आपका होता है वो जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। कि मतलब एक ऐसी के फॉर्म कि जिस फॉर्म में इन सॉल्यूशन के इनफाइनाइट अगर की सॉल्यूशन हो रहे हैं तो सिर्फ उसी एक जर्नल सॉल्यूशन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सके, तो वो पर्टिकुलर जर्नल सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा,
जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर हम लें, अगर इसके लिए एक एग्जांपल हमने ये लिया, क्या लिया है कि 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब जब ये इसको हमने लिया, इसको हम पहले के सॉल्व करते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का अगर कि सोल्यूशन हमें निकालना है तो क्या होगा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, या यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, sin थीटा इक्वल टू 1/2, ये मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, 1/2, तो 1/2 तो है ये, और 1/2 ये साइन के, चूँकि अगर के सोल्यूशन हमें के चाहिए तो 1/2 जो है, या कितने ऐसी कंडीशंस हैं जो इनको सेटिस्फाई करेगी। इसके हिसाब से अगर पहली जो कंडीशन है, ये जो वैल्यू है ये साइन ये 30 अंश की है 1/2, इसका मतलब साइन π/6 की वैल्यू, या साइन 30 अंश भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये तो इसकी एक कंडीशन हुई। अब 1/2 है ये, अब अगर ये 1/2 है तो फिर से ये अपनी इनिशियल कंडीशन, चूँकि ये साइन है, साइन का एक फिक्स इंटरवल है, तो इस इंटरवल के हिसाब से अब अगर π/6, अब इसमें अगर 2π चाहे ऐड कर दे और चाहे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी भाई, एक तो ये हो गई इसकी वैल्यू π/6 पर। अब थीटा की और भी अगर जो वैल्यू हम रखें, इसमें 2π अगर ऐड कर दें, या हम ये कहें कि साइन 2π प्लस π/6, तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। और इसके और आगे हम जाएं अगर कि 4π प्लस π/6, तो भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। तो इस टाइप के, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो π/6 भी हो सकता है, 2π प्लस π/6 भी हो सकता है, 4π प्लस π/6 भी हो सकता है। ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक इसके ये सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इन सारे सोल्यूशन को अब अगर हमें एक जगह पे अगर के लाना है, तो वो जो सोल्यूशन होगा वही आपका होगा जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा कहलाएगा। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम और लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कि अगर ये दिया गया है 2 cos थीटा प्लस या माइनस जो भी हम लें, -1 इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू हमारा सॉल्व अगर होगा तो cos थीटा इक्वल टू -1/2। अब इसके भी इनफाइनाइट के सोल्यूशन आएंगे। कैसे आएंगे, आप अगर सिर्फ इसका यहाँ पर के देखो तो cos थीटा इक्वल टू ये है, तो पहले तो इसका ये माइनस हटाएं, तो ये है cos π/3 का, मतलब cos के 30 है, वो 60 अंश का 1/2 है। लेकिन ये माइनस भी हटाना है, इस माइनस को अगर हम हटाएंगे तो cos के माइनस होता है आपका थर्ड, सेकंड और थर्ड, तो कोई एक हम ले रहे हैं अभी। वैसे तो यहाँ पे दोनों हमें चाहिए होगा, लेकिन हम यहाँ पे अभी एक ही ले रहे हैं। तो पाई -π/3 सेकंड, तो ये एलसीएम होगा, जो कंडीशन आएगी 2π/3 आ गया। अब ये 2π/3 तो है कॉस के थीटा स्क्वायर, या थीटा की सिर्फ
यही 2π/3 ही इसकी एक वैल्यू के नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके इनफाइनाइट की सोल्यूशन इस टाइप से आपको मिल जाएंगे। 2π/3 पर भी इसकी वैल्यू -1 ही आएगी, और 2π चाहे वो +2π/3 हो तो भी उसकी वैल्यू आएगी, और चाहे माइनस हो तो भी उसकी वैल्यू आएगी। और आगे है, चाहे वो 4π + 2π/3 हो और चाहे माइनस, दोनों में उसकी वैल्यू आए, और चाहे 6π + -2π/3। ऐसे अगर इनफाइनाइट तक हम ये निकालें तो इसके ये इनफाइनाइट की सोल्यूशन इस टाइप से आ सकते हैं। तो अगर इसके ये इस टाइप से इनफाइनाइट की सोल्यूशन आएंगे तो इसको अगर हम एक कंडीशन में हम अगर के लिखें, यहाँ पे अगर आप देखो ये 2π × 0 + -2π/3 हो सकता है। ये 2π × 1 + ये आपका इस टाइप से हो सकता है। ये है 2 π × 0 + 2π/3। ये आपका होगा 2π × 1 + -2π/3। ये आपका होगा 4π, या 2π, इसमें से भी हम बाहर निकाल लें, मतलब इसी कंडीशन के हिसाब से 2π इसमें से भी हम बाहर लें, तो 2π × 2 + -2π/3। ऐसे ही इसके इनफाइनाइट आ जाएंगे। इसका मतलब अगर इसका जो सोल्यूशन है इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें हैं, 2 ये 0 है, 1 2 3 4 5 तक, और सारी जो कंडीशन है वो सेम है, 2π + -2π/3। ये सारी जो कंडीशन है इसमें सेम है। तो इसका मतलब इसको 2n π, ये जो भी के नंबर थे 0 1 2 3 4 5, इसको हमने n माना, और 2π आपका ऐसे ही है, और ये +-2π/3 आ गया। ये इस कंडीशन में आ गया। तो इस कंडीशन में ये जब आ गया, अब इसकी जो भी के वैल्यू हमें निकालनी है, ये टोटल ये डिपेंड करेगी n की वैल्यू पर। और इसमें जो n होगा वो क्या होगा? कोई भी इंटीजर। अब अगर हमने इसमें यहाँ पे रख दिया कि 0 n की वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस के -2π/3, ये इस कंडीशन के हिसाब से आ जाएगा। तो ये ऐसे ही कंडीशन हमें फाइंड आउट होती है। तो यही या इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन है। और ये सब जो कि डिफरेंट इनकी वैल्यूज़ आई हैं, ये आपके एक सॉल्यूशन है। और एक और इसमें होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो वो जो एक फिक्स क्राइटेरिया उसका है, उसकी जो एक फिक्स के रेंज है, उसी के अंडर में आता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी जो आपका जो लेक्चर होगा नेक्स्ट, उसमें एक्सरसाइज और ये एक्सप्लेन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।